अभी देखे कहाँ हैं जलवे तुमने हमारी उड़ान के, वो और थे जो डर गए देख कद आसमान के। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम साहब, खमा गणेश। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा क्रैक कंपटीशन में। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राजस्थान के साहित्य से रिलेटेड क्विज, जो कि सीईटी के से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम 11 क्वेश्चंस लेके आए हैं। पहले टोटल 30 क्वेश्चंस है हमारे पास, लेकिन हम अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे वीडियो में लेके आ रहे हैं साथियों। तो श्रृंखला अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा आगे से आगे शेयर करें। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है साथियों? ऑप्शन है मोहनोद नैणशीरी ख्यात, ऑप्शन बी है बाकीदास ख्यात, ऑप्शन सी है दयालदास ख्यात। साथियों, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें साथियों। सबसे पहला ऑप्शन है मोहनोद नैणशीरी ख्यात, दूसरा है बाकीदास ख्यात, तीसरा है दयालदास ख्यात। तो साथियों, हम बात करते हैं दयालदास की ख्यात की। दयालदास की ख्यात, इसे बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं। इसके लेखक दयालदास जी हैं साथियों, और रतन सिंह बीकानेर के दरबारी कवि थे दयालदास जी, और इसमें बीकानेर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं बांकीदास जी की ख्यात। बांकीदास जी की ख्यात की रचना तो बांकीदास जी ने की। ये जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबार में थे। इसमें राजस्थान में जो कन्यावध हुआ है उसका वर्णन मिलता है, कन्यावध पर रोक, जिसमें जो कि बीकानेर के रतन सिंह जी प्रयागराज में जाकर वहाँ पर वो शपथ लेते हैं कि कन्यावध को रोकेंगे, और इसे जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहते हैं, जो कि बांकीदास की ख्यात है। अब बात करते हैं मोहनोद नैणशीर ख्यात। ये ख्यात साथियों राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, पहली बात ये। और इसकी रचना मोहनोद नैणसी ने की है। इसे क्या कहते हैं साथियों? जोधपुर का गजेटियर भी कहते हैं। और मोहनोद नैणसी जी ने एक और रचना लिखी है, मारवाड़ प्रगनारी विगत। और मारवाड़ प्रगनारी विगत मोहनोद नैणसी जी द्वारा लिखी गई, और ये जसवंत सिंह जी के समय मारवाड़ के दरबार में थे, और ये जसवंत सिंह जी के दीवान भी थे। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए मोहनोद नैणशीरी ख्यात हमारा सही जवाब है। इसी प्रकार जुड़े रहिए साथियों। अगर आपका ऑप्शन ए था तो जवाब सही है। दूसरा है प्रश्न हमारे सामने, मतीरों भारो बांधनों से क्या आशय? साथियों, ये राजस्थानी भाषा का एक लोकोक्ति कह सकते हैं। मतीरों भारो बांधनों से क्या आशय है? ऑप्शन ए है मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास करना। अगर आप इस सेंटेंस का आशय समझ गए और आप राजस्थान में धरती से जुड़े लोग हैं तो आप जरूर इसका सही उत्तर दे पाएंगे। दूसरा है फसादी आदमी को जो छोड़ना, और तीसरा है किसी बात को व्यर्थ में पकड़े रहना, और चौथा है बदनामी किसी को स्वीकार नहीं होती। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे दूसरे प्रश्न का क्या होगा। तो ये तो सिंपल ही है, इसका सीधा आंसर हमारे सामने पड़ा है, जैसे मूर्खों को संगठित करने का असफल। जिस प्रकार मतीरा होता है वाटरमेलन, मतीरे का हम भारा, मतलब भारा कैसे होता है? लकड़ियों को इकट्ठा करके जब रस्सी से बांधते हैं तो वो भारा होता है, और उसी प्रकार हम मतीरे को ऐसे इकट्ठा करके नहीं बांध सकते। तो मतीरे मतलब, या मतीरे का आशय मूर्ख व्यक्तियों को संगठित करने से का असफल प्रयास कहा गया है, मतीरे का भारा बांधना। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो साथियों, महाराणा कुंभा द्वारा रचित चारों नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन हमारे सामने है मेवाड़ी, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है नागर, तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने मारवाड़ी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और कैसी लगी क्विज ये भी जरूर बताएं आगे चलकर। अब हम बात करते हैं, तो हमारे सामने ऑप्शन है ए, क्योंकि कुंभा मेवाड़ से बिलोंग करते थे और मेवाड़ी भाषा का ही प्रयोग किया गया है उनके कीर्ति स्तंभ में रचित नाटकों में साथियों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो बढ़ते हैं आगे। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे? साथियों, जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए है सूर्यमल मिशन, ऑप्शन नंबर बी है कुशल, ऑप्शन नंबर सी है हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बाकीदास। तो साथियों, हम इन ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कौन है उनके काव्य गुरु। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्यमल मिशन जी की, जो कि राजस्थान के राज्य कवि भी है सूर्यमल मिशन जी, और ये बूंदी के हड़ा महाराव राम सिंह के दरबारी भी थे, और इन्होंने वंश भास्कर की रचना की है साथियों, और ये पिंगल भाषा में रचना करते थे साथियों। अब बात करते हैं कुशल की, जो कि विख्यात जैन कवि भी है, और इन्होंने वो ढोला मरवणीरी चौपाई की रचना की है साथियों। अब बात करते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र एक जैन कवि थे, और बाकीदास के बारे में हम बात कर चुके हैं, बाकीदास से ख्यात, जो अभी ऊपर प्रश्न में हमने बात की। तो साथियों, इसके राजा मान सिंह के काव्य गुरु थे साथियों बांकीदास जी। राजा मान सिंह के कौन काव्य गुरु थे साथियों? जो कि मान सिंह के समय ही दरबार में थे, बांकीदास जी। अब हम चलते हैं आगे साथियों। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई है साथियों? इन सब की रचना किस बोली में की गई है?
तो पहला ऑप्शन है मेवाड़ी, जो कि मेवाड़ साइड बोली जाती है, अहिरवाटी, तोरावाटी और मालवी। मालवी जो कि जैसे मध्य प्रदेश के सटे जिलों में बोली जाती है साथियों। अब बात करते हैं अहिरवाटी, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है साथियों? अहिरवाटी। अहिरवाटी में जोधराज का अमीर रासो महाकाव्य है और शंकर राव का भीम विलास काव्य और अली बख्शी की ख्याल भी अहिरवाटी में। तोरावाटी जो कि तंवर राजपूतों के क्षेत्र में, जैसे शेखावटी की ही उपबोली है तोरावाटी, और मालवी जो वहाँ बोली जाती है, अभी बताया साथियों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? इनमें से महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो साथियों सबसे पहले देखते हैं नीति मंजरी, ये प्रताप सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है साथियों। दूसरा है रंग चौफड़, ये भी प्रताप सिंह के द्वारा रचित है। और तीसरा है वैराग्य मंजरी, ये भी प्रताप सिंह के द्वारा रचित है। और जो कि सुरसती है, ये ग्रंथ प्रताप सिंह के द्वारा रचित नहीं है साथियों। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगर आपको जवाब आते हैं तो पहले कमेंट बॉक्स में बता दें साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से, 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित नहीं है? तो साथियों पहला ऑप्शन है हमारे सामने प्रसाद मंडन, दूसरा है हमारे सामने रूप मंडन, तीसरा कला मंडन और चौथा वास्तुसार मंडन। तो साथियों प्रसाद मंडन, रूप मंडन और वास्तुसार मंडन ये सभी लिखित है शिल्पी मंडन द्वारा, जबकि कला मंडन उनके बेटे गोविंद द्वारा लिखित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों हमारे सामने? अगला क्वेश्चन आया है कि रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? साथियों रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ? अगर आपको थोड़ा सा भी इतिहास का नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप सही करके आओगे, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है या नॉलेज होते हुए भी कन्फ्यूजन में कुछ गलत कराते। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। मीर महाकाव्य जो कि नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित है, कुवलयमाला जो कि उद्योतन सूरी द्वारा, और सी है राजरूपक जो वीरबाण द्वारा रचित है, और खुमान रासो दलपत विजय द्वारा। तो खुमान रासो के बारे में बात करते हैं, ये 9वीं शताब्दी में रचित है, जिसमें चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन है साथियों। अब बात करते हैं राजरूपक जो वीरबाण द्वारा रचित किया गया है, इसको डिंगल भाषा में रचा गया है साथियों। और इसमें 1787 में एक युद्ध हुआ था अभय सिंह जोधपुर और गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के मध्य, उसका वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं कुवलयमाला जो कि उद्योतन सूरी द्वारा रचित है। इसमें तत्कालीन लगभग राजस्थानी संस्कृति का वर्णन है और जीवन की झांकी मिलती है उस टाइम के लोक जीवन की। और ये 778 ईस्वी के आसपास जालोर में उद्योतन सूरी द्वारा रचना की गई। अब बचा हमीर महाकाव्य जो कि 15वीं सदी के आसपास लिखा गया था और संस्कृत में लिखा गया नयन चंद्र सूरी का ग्रंथ है, जिसमें हमें रणथंभौर के चौहान शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब साथियों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जालोर दुर्ग के वीर कान्हड़ देव सोनग्रा और उसके पुत्र वीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य सन 1311 में हुए युद्ध का वर्णन प्रसिद्ध कान्हड़ देव प्रबंध में किया गया। इस ग्रंथ की रचना किसने की? तो साथियों इसमें पूछा है कान्हड़ देव सोनग्रा और उसके पुत्र वीरम देव के और तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1311 में युद्ध का वर्णन कान्हड़ देव प्रबंध में है, और उसकी रचना किसने की है साथियों? ऑप्शन ए वीरबाण, ऑप्शन बी कवि पद्मनाभ, ऑप्शन सी सारंग व्यास और ऑप्शन डी कवि अत्र। अब साथियों वीरबाण ने तो राजरूपक की रचना की है और कवि पद्मनाभ ने ही कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की है साथियों। और वीरम देव को जब प्रपोजल आया था अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का, तो उसने कहा था मामो लाजे भाटियान कुड़ लाजे चौहान जे हूँ पढ़नी जो तुर्कनी उल्टो उगे भान। ऐसे वीर पुरुषों की धरती है राजस्थान साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस साहित्यकार ने सन 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की थी साथियों? तो ऑप्शन ए है सत्य प्रकाश जोशी, ऑप्शन बी है श्री नारायण सिंह भाटी, ऑप्शन सी है कुंदन माली, ऑप्शन डी है उदयवीर शर्मा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है साथियों। ऑप्शन बी है नारायण सिंह भाटी जो कि सही उत्तर है। अब बात करते हैं 11वां प्रश्न जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों। वेली कृष्ण रुक्मणी री के लेखक कौन है साथियों? वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है? ये वही ग्रंथ है जिसे 19वां पुराण और 5वां वेद कहा गया है। इसकी रचना किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ या ईश्वरदास या प्रताप सिंह महाराजा या बाकीदास? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के थे। और उनका और महाराणा प्रताप का भी संवाद कन्हैयालाल सेठिया ने हरे घास की रोटी में बहुत ही अच्छा और बताया है। अब आज हम 11 क्वेश्चन लेके आए। कैसा लगा हमारी क्विज ज़रूर बताएं साथियों, और हम कैसे बेहतर करें अपने आप को आगे में। तो साथियों इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें, ताकि जब भी नया कोई वीडियो अपलोड करें एजुकेशन से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों।